यूनिट्स एंड डायमेंशन, लेक्चर नंबर 3। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, एक टॉपिक क्लास का पेंडिंग था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड देन राउंडिंग ऑफ। और नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप पढ़ सकते हैं खुद से, एरर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 1 ईयर कैलिपर। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था। देखो, हम आई थिंक हम लोगों ने यूजेस पढ़े थे ना, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डायमेंशन है तो हम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास डायमेंशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशन अगर आपके पास है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं। सेकंड, हमारे पास अगर यूनिट है तो उससे हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमने किया था कि कोई भी इक्वेशन है, मान लो आपके पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक इक्वेशन है, तो वो अगर इक्वेशन है, एक रिलेशनशिप है और वो ट्रू है, तो आपका ये इक्वेशन दोनों तरफ डायमेंशन सही रखेगा, सेम रखेगा, डायमेंशनली दोनों तरफ इक्वल होगा। डायमेंशंस in a given relation will be same of each term on both sides of equation. अब ऐसे इसको आप पढ़ोगे तो आप करोगे, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लोगों ने एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या कहता है कि जो इस टर्म का डायमेंशन है प्लस एंड माइनस अगर टर्म्स में है, मतलब अगर ये पूरा एक मान लो, ये एक पूरा मान लो, प्लस एंड माइनस के अलावा जो पूरा पूरा टर्म बन रहा है, तो इसका जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। और कारण क्या है कि भाई अगर यहाँ आपके पास लेंथ आ रहा है ना, तो आपका कुछ लेंथ का ही डायमेंशन होना चाहिए, तभी वो दोनों चीजें ऐड हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक टाइम के अंदर आप एक लेंथ ऐड कर दोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द रीजन कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए, आप यहाँ जो टर्म का डायमेंशन है वही इस टर्म का डायमेंशन होगा, वही इस टर्म का डायमेंशन होगा। लेकिन यहाँ अगर आप इसको ओपन करते हैं तो एक्सेलरेशन का और टाइम का डायमेंशन प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकता है, बट ओवरऑल सॉल्व करोगे तो वो जो यहाँ पर डायमेंशन है वही बन जाएगा। अभी लिखते हैं बेटा, ठीक है, जो यहाँ पर डायमेंशन प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकता है, डिवीजन में अलग अलग टर्म्स का डायमेंशन हो सकता है, लेकिन आपके पास पूरा पूरा टर्म्स का डायमेंशन प्लस माइनस अगर है, तो यहाँ डायमेंशन जो होगा इक्वेशन के इस तरफ, वही डायमेंशन इधर होगा, वही डायमेंशन इधर होगा। ठीक है, और आपके पास मान लो फ्रैक्शन में दे दिया q बाय में a प्लस में, मान लीजिए आपके पास है लेंथ, a प्लस में लेंथ, तो इसका डायमेंशन अलग हो सकता है, ठीक है, और इसका डायमेंशन इससे अलग हो सकता है, लेकिन इनका आपस में डायमेंशन, जहां आपको प्लस माइनस दिख रहा है ना, इनका आपस में डायमेंशन सेम है। अगर ये लेंथ है ना तो ये भी लेंथ ही होगा। समझ में आया? क्लियर है? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यस मैम। इससे हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इससे हम लोग क्या चेक कर सकते हैं बेटा कि आपकी इक्वेशन करेक्ट है, यानी डायमेंशंस की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे कि एक रिलेशन अगर करेक्ट है तो डायमेंशंस दोनों तरफ सेम आएगा और डायमेंशनली बैलेंस्ड होगी। लेकिन अगर कोई इक्वेशन में डायमेंशनली बैलेंस्ड दे दूं तो क्या जरूरी है इक्वेशन करेक्ट होगी? नो मैम। नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो डायमेंशनली बैलेंस्ड अगर है तो कोई जरूरी नहीं है एक रिलेशनशिप करेक्ट होगा, लेकिन एक रिलेशनशिप अगर करेक्ट है तो वो डायमेंशनली दोनों तरफ बैलेंस्ड होगा। ठीक है, और हम लोगों ने एक लास्ट यूज किया था कि अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, मान लीजिए वो डिपेंड करती है फोर्स पे, ठीक है, फोर्स की पावर मान लीजिए वो ए पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं, ये तो मैं आज आपको कराऊंगी। आप जनरली क्या करते हो, एमएलटी की फॉर्म में करते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स डिपेंड किस पे करता है, मास के प्रोपोर्शनल है। फोर्स डिपेंड किस पे करता है बेटा, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। मुझे अभी नहीं पता कि कितनी पावर में प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा देती हूँ, एक्स, यहाँ लगा देती हूँ वाई। प्रोपोर्शनलिटी में साइन हटाती हूँ, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स ए की पावर वाई।
ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं हम लोग, फोर्स का डायमेंशन ब्रेक करते थे, MLT-2। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता था, एक कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट लेकिन डायमेंशन लेस होता है तो वो पिक्चर में आता ही नहीं है। दिस इज इक्वल टू ये m का मास का पावर x, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-1 का पावर y। तो हम दोनों तरफ MLT के पावर्स जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू आता है, y का वैल्यू आता है, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाता है। यानी कि अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ रिलेशनशिप पता है कि भाई वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप उनको कंपेयर करके, दोनों तरफ डायमेंशंस को कंपेयर करके उनकी कितनी पावर की वो प्रोपोर्शनल है वो निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। गुड। तो अच्छा ये हो गया कि भाई हम लोग फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं, इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं, एक इक्वेशन या एक रिलेशनशिप हम बना भी सकते हैं, डायमेंशन से हम एक यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक सारी पिक्चर क्लियर है कि नहीं? चलिए ये क्वेश्चन है। देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी में, मतलब हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं कि हमारा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो या तो m पे डिपेंड कर रहा है, या l पे डिपेंड कर रहा है, या t पे डिपेंड कर रहा है, सब कुछ हम MLT की फॉर्म में सॉल्व कर रहे थे। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। लेकिन क्वेश्चन कई बार इस तरह पूछ लेते हैं कि अगर जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत बोला, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, ये अब आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो आपको एनर्जी का डायमेंशन निकालना है एफ, वी और टी की फॉर्म में। जनरली हम लोग एनर्जी का डायमेंशन इसमें निकालते हैं ना, ML2T-2 MLT में। अब MLT ना बोलकर वो बोल रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी है एफ, वी और टी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? किसी ने प्रैक्टिस किया है ये? देखो सबसे पहले बात, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिख लो कि किस किस पे डिपेंड कर रही है। एनर्जी डिपेंड कर रही है फोर्स पे, पर फोर्स की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है मुझे नहीं पता। ठीक है, एनर्जी डिपेंड कर रही है वी पर, वी की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है मुझे नहीं पता, और एनर्जी डिपेंड कर रही है टी पर, और कितनी पावर पे कर रही है मुझे नहीं पता। अब जैसे हम लोग वहां लिखते थे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी। ठीक है, एक आपके पास प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, कांस्टेंट आ जाएगा के, एफ की पावर ए, वी की पावर बी एंड टी की पावर सी। अब दोनों तरफ हम डायमेंशंस कंपेयर करेंगे। कैसे? देखो एनर्जी का मुझे MLT की फॉर्म में पता है ना, ML2T-2। ठीक है, ये आपके पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये तो जरूरत नहीं है हमको लिखने की। अब इसकी बात करते हैं, फोर्स का पता है ना MLT-2 का E, V का पता है ना LT-1 का B, और टाइम का तो होता ही T है C। अब क्या आप M, L और T की पावर्स नहीं कंपेयर कर सकते? हम कर सकते हैं। कर सकते तो करो, जरा मुझे बताओ A का वैल्यू कितना आएगा, B का वैल्यू कितना आएगा, C का वैल्यू कितना आएगा? मैम ए का वैल्यू 1 आएगा। इसका माइक में प्रॉब्लम है ये। मैम ए का वैल्यू 1 आएगा। रजत आपकी माइक में आई थिंक प्रॉब्लम है। मैम ये अगर आपको आवाज नहीं आ रही मैम सही से? नहीं आवाज सही आ रही है अभी तो, लेकिन बीच में किसी के माइक का, आपका ही आ रहा है शायद, माइक में कुछ दिक्कत आ रही है। चलो कोई शायद आ रही होगी मैम, शायद आ रही होगी। हाँ जी कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कि आप बोले तभी ऑन करें, नहीं तो ऑफ कर लें। या इट्स बजिंग। तो देखिए सबसे पहले ए का वैल्यू निकाल दिया है रजत ने 1, बी का कितना है, ए का वैल्यू 1 निकाल दिया है, बी का कितना है? मैम 1। गुड। सी का कितना है? मैम 1। यानी कि अब आप एक रिलेशनशिप जो ये लिखा हुआ था मैंने, E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, F का पावर 1, V का पावर 1, T का पावर 1। ठीक है, इनके 1 पावर पे डिपेंड करा। जैसे मैं वहां पर लिख रही थी कि MLT का कितना पावर है, तो मैं लिख सकती हूँ ना एनर्जी का फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में, ये हो जाएगा
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम b की पावर 1 और c की पावर 1 कैसे आया मैम? कैसे आया बेटा? देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मास का पावर कितना है? 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इस तरफ मास का पावर कितना है? ए, राइट? ए ही है ना, और तो इसके अलावा कुछ भी यस नहीं है। मैम। बात करते हैं बी की। एल का पावर कितना है इधर? 2। इधर कितना एल का पावर? ए प्लस में a और b। ए ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 1, बी कितना हो जाएगा? 1। 2 माइनस 1, 1। अब बात करते हैं इसकी टी की। टी का पावर इधर कितना है? -2। इधर कितना पावर है? माइनस -2a, b और -2a प्लस में सी। b। ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हो गया? 1। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, देखो ml2t -2 मैम t b भी है। यहाँ बी भी आएगा, माइनस ऑफ बी। ठीक है, बी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, ये पुट करेंगे, सी के लिए वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो ये आपका सवाल क्या था? आपका सवाल ये था कि वही एनर्जी को मुझे FVT फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दो, ना कि ML और T की फॉर्म में। तो सेम चीज है। अब FV की T की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल है मुझे नहीं पता, उठाया पुट कर दिया, फिर MLT वाले ही डायमेंशन लिख के कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकाल के मैंने ये पुट कर दिया कि E का जो डायमेंशन है FVT में क्या हो जाएगा? F का पावर 1, V का पावर 1, T का पावर 1। ठीक है प्रियंका, आई हैव रिपीटेड अगेन, अभी अभी रिपीट किया मैंने। समझ में आया क्या Yes, कर ma'am. रहे हैं? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दोबारा सुनो। कि उन्होंने पूछा, पहले क्या हो रहा था कि एनर्जी जो है, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो, जैसे ½ mv² हो गया। तो जब हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT की फॉर्म की बात करते हैं हम लोग, तो हम बोल रहे हैं कि एनर्जी इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट है। m का m, v का l, t -2 का पावर 2। तो आपके पास फाइनल डायमेंशन निकल के आता है ml² t, कितना हो जाएगा ये? v, ये आएगा 1। ml² t -2, ये डायमेंशन हम एनर्जी के लिए यूज कर रहे थे ना MLT की फॉर्म में, पर सवाल ये पूछ लिया कि मुझे MLT की फॉर्म में नहीं चाहिए। आप इंजीनियर स्टूडेंट हो, आप नीट स्टूडेंट हो, मुझे दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज में निकाल के दो। कैसे निकाल के लेके आओगे? F, V और T की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने वही सेम चीज, जैसे मैं रिलेशनशिप ड्राइव करती थी तो कैसे करती थी कि भाई ये अगर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स पे अगर डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर पे कर रहा है मुझे नहीं पता, बी पे डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर पे कर रहा है मुझे नहीं पता, टी की मुझे नहीं पता, तो ए बी सी मैंने एक वेरिएबल मान लिया, दोनों तरफ कंपेयर कर लिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा लिया। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन ही नहीं होता तो पिक्चर से ही बाहर चला गया। अब आपने एनर्जी का डायमेंशन लिख लिया, ml² t -2, फोर्स का पता है, v का पता है, t का पता है, तो एबीसी की वैल्यू निकल सकती है ना कंपेयर करके दोनों तरफ। एबीसी की वैल्यू आ गई तो आपने इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। अभी समझ में आ गया? यस मैम। अब आपके लिए सवाल है होमवर्क, सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से। अब आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन आपको निकालना है E, V और T की फॉर्म में। सरफेस टेंशन का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, फोर्स बाय में लेंथ। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन का, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फोर्स का क्या है? M L T -2 डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आपके पास सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आ गया बेटा? M T -2। तो आप कंपेयर कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। पढ़ रखा है किसी ने? मैम थोड़ा सा। थोड़ा बहुत थोड़ा सा। Conversion of one system of units to another. I will try to explain that with an example. जैसे कि 1 किलो कोई सब्सटेंस है, मतलब 1 किलो आपको भार है, मतलब 1 किलो चीनी लगा लो, 1 kg। 1 किलो को ही हम 1000 ग्राम लिखते हैं। यस मैम। ठीक है, कन्वर्जन करते हैं। एक केजी में कितने ग्राम है? 10 to the power 3 ग्राम है। तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली बात, हम एक फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में अगर समझे, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे आता है आपके पास N नंबर
और उसका यूनिट, ऐसे लिखते हैं, n नंबर और उसका यूनिट। जैसे 1 किलो की अगर हम बात करें, किलो उसका यूनिट हो गया और 1 उसका नंबर हो गया। 1000 ग्राम की बात करें, n कितना हो जाएगा 1000 ग्राम और u आपके पास क्या हो गया ग्राम। तो आप देख पा रहे होगे कि जैसे ही मैं यूनिट को छोटा कर रही हूँ, ये आप क्या, ये n1 ले लो, ये u1 ले लो, ये n2 ले लो, ये u2 ले लो। जैसे ही आपने यूनिट को छोटा किया, n2 का वैल्यू बढ़ गया ना। अगर आप किलोग्राम Yes, से ma'am. ग्राम लेके जा रहे हो तो आपका n का वैल्यू बढ़ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि देखो फिजिकल क्वांटिटी, मान लो अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पास यही जो आपके पास मान लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन जितना वॉल्यूम इस एक ग्लास में है उतना ही रहेगा ना। आप किसी यूनिट में कर लो वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो फिजिकल क्वांटिटी जितना है वो तो उतना ही रहेगा ना। यानी कि n1 u1 का जो प्रोडक्ट है वो तो वही रहेगा, n2 u2 लिख सकते हैं। और दूसरी तरह समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि एक नंबर कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कितनी कौन से भी यूनिट में चलेगा। समझ में आ गई बात? Okay. ठीक है, तो Yes, n1 ma'am. u1 इक्वल्स टू n2 u2 को हम यूज करेंगे। मैम इसका कोई फॉर्मूला भी है? हाँ जी बेटा, मैम हम लोगों फॉर्मूला ने भी ये है क्या? यूज किया है कि Q इज इक्वल टू एन यू। Q कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे कि आप क्वांटिटी कुछ भी ले लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी आप जैसे ले सकते हो, क्या फोर्स ले सकते हो, वेट ले सकते हो, ठीक है, मास ले सकते हो। तो अगर आप उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे, मान लो ये मेरे पास 2 किलो है, मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना। फिजिकल क्वांटिटी ये जितनी है ये तो उतनी ही रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने क्या बताया आपको कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, दिस इज इक्वल टू योर फिजिकल क्वांटिटी जो थी, ये एक यूनिट में हो गया, ये दूसरे यूनिट में हो गया। मान लीजिए आप कोई भी आप क्वेश्चन से कराते हो, आपको कन्वर्ट करते हैं हम 1 न्यूटन को डायन के अंदर। 1 न्यूटन में आपको नहीं पता डायन कितना, जैसे 1 न्यूटन ये फोर्स की यूनिट से बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए। जैसे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपको पता है, ml2t माइनस mlt माइनस 2, नॉट 2, mlt माइनस 2, यही होता है। यहां पर आएंगे, ये क्यों चाहिए, पहले यहाँ आ जाओ। 1 न्यूटन एंड डायन, न्यूटन होता है SI सिस्टम में, डायन होता है CGS सिस्टम में। पहली बात हम यूज करेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स है। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा, फोर्स। मान लीजिए 2 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, तो एक तो हो गया n1 और u1 क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है। डाइन n2 क्या आपके पास, मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। u2 क्या हो गया आपके पास, डाइन। समझ में आया? ठीक है, नहीं नहीं ये आंसर नहीं आएगा, रुको, 10 टू द पावर 6 नहीं आएगा बेटा, 5, यस। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू n2 इंटू डाइन। तो सबसे पहली बात, न्यूटन कितना होता है, फोर्स होता है आपके पास। आप डायमेंशन से भी बता सकते हो, एक डायमेंशन उसका यूनिट भी बताती है ना, या एक यूनिट उसका डायमेंशन बताती है। तो फोर्स आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का क्या होता है, किलोग्राम। अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं, लेट्स से SI सिस्टम है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS की अगर मैं बात करूं, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यूनिट से समझ ले चाहे डायमेंशन से समझ ले, आपको पता है कि ये किन किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो u1 u2 ये जो आपको यूनिट दिख रहा है, इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं। तो मैं अगर u1 की बात करूं तो m का कितना पावर मुझे नहीं पता अभी, चलो m का कितना पावर है मुझे नहीं पता, a पावर है। l का कितना ये मुझे पता है कि m l और t माइनस 2 पे डिपेंड कर रहा है। m की a पावर पे डिपेंड कर रहा है, l की b पावर पे डिपेंड कर रहा है, और t की लेट से आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है, c पावर पे डिपेंड कर रहा है। यूनिट 2 में m का कितना पावर है, देखो l का कितना है, t का कितना है, ठीक है। तो ये चीज जब हम यहाँ पुट करते हैं, जैसे n1 आपको निकालना क्या है, n2 क्या है, n1 u1 बाय में u2, इसको हम लिखते हैं n1 u1, ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये m1 l1 t1 m2 l2 t2। यहां लिखोगे क्या आप, देखो u1 इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं m1 बाय m2 का पावर e,
इधर लिख देंगे आप L1 बाय में L2 का पावर B, और ये हो जाएगा T1 बाय में T2 का पावर C। अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है? देखो मैंने क्या निकाला, मैंने N2 निकाला। N2 क्या आया? U1 बाय U2 आया। U1 को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C। ठीक है, देखो दोनों में जो है M L T का वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन जो पावर जो रेज करेंगे हम लोग वो सेम आएगा। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पावर पता है ऑलरेडी, एबीसी की पावर कितनी है, एबीसी की पावर कितनी है, M का पावर 1 है, L का पावर 1 है, T का पावर -2 है। चाहे आप इधर ले लो SI सिस्टम में, चाहे आप CGS में ले लो, उतने ही मास की पावर पे डिपेंड करेगा ना। अगर वो एक M पे डिपेंड कर रहा है तो एक ही M पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो टाइम के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ही रहेगा, कोई सिस्टम ऑफ यूनिट कर दो। तो एबीसी का वैल्यू तो आपको पहले ही पता है, इसलिए मैंने बोला था कि आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन से आप ये ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो N2 निकालना था, यानी कि कितना डायन है, कितना डायन है ये निकालना है। N1 कितना, किसको कन्वर्ट कर रहे हो? 1 न्यूटन, यानी N1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, M1 जो है वो आपके पास कौन सी यूनिट में है? ये SI सिस्टम में है और ये CGS सिस्टम में है, तो आप लिख सकते हो 1 kg, नीचे 1 ग्राम। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? A कितना है? M। यहां लिखोगे आप क्या? L1 कितना है? मीटर, और नीचे आएगा सेंटीमीटर। ऊपर डायमेंशन को देखिए कितना वैल्यू आएगा? 1। फिर आपके पास आया टाइम, तो दोनों में ही सेकंड में ही होता है। ऊपर आया -2, इसको आप काटेंगे। अब क्या आप किलोग्राम को 1000 ग्राम नहीं लिख सकते? मैम लिख सकते क्या हैं। आप मीटर को 100 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते? अब इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। अब जो पावर ऊपर थी 100 की पावर 1, इधर कितना है? 100 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा? 1 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया बेटा? 10 की पावर, मैम 1000 आएगा वहाँ पर। हाँ जी, मैम वहाँ पर 1000 आएगा। कहाँ पर? हाँ हाँ, 1000। तो ये आपके पास कितना हो गया? 10 की पावर 5 आ गया। देखो N2 का वैल्यू कितना आ गया? जब आपने 1 न्यूटन पुट किया तो नंबर 10 टू दी पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन में कितना डायन हो गया? पावर 5। समझ में आया? अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ, जिसको भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है? एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाया था N और U के अंदर। मान लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 5 लीटर है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम है। और आपके पास 5 क्या है? वो नंबर है, और लीटर क्या है? यूनिट है। अब मैं यूनिट को चेंज कर सकती हूँ, सेंटीमीटर क्यूब करूंगी तो वो नंबर बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। अगर इस एक ग्लास का पानी की बात करो, चाहे इसको CGS में कर लो, चाहे इसको SI में कर लो, तो जो इसमें पानी हो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन नंबर बदल जाएगा। जैसे U1 U2 बदलेगा, N1 N2 बदलेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर एक चीज बदल रही है, एक चीज कम हो रही है, यूनिट अगर आप छोटी कर रहे हो तो उसका नंबर बढ़ा रहे हो, उन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगा, वो वॉल्यूम उतना ही आएगा, वो फोर्स उतना ही आएगा। तो ये चीज को मैंने यूज किया। अब मेरे को चेंज करना था N1 U1 = N2 U2। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में जाओ। जैसे SI सिस्टम से आप CGS में जाओ, तो SI सिस्टम, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप SI सिस्टम के अंदर जा रहे हो या SI से CGS जा रहे हो, आपको मतलब सिस्टम पता होना चाहिए, उससे आपको यूनिट पता है। ठीक है, और सिस्टम में आपको पता है जैसे MLT का वैल्यू किलोग्राम में है या मीटर में है या सेकंड में है, ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये यूनिट्स कटती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यूनिट जो न्यूटन से आपको पता है क्या कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर डायमेंशन नहीं पता, यूनिट पता है, तो यूनिट से डायमेंशन निकल जाएगा, और डायमेंशन पता है डायरेक्ट, तो डायमेंशन रख सकते हो। फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आपको निकालना था N2, तो N1 U1 बाय में U2 कर दिया। ठीक है, तो N1 क्या था? 1 न्यूटन को आप कन्वर्ट कर रहे थे, उसका सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था? किलोग्राम, मीटर और सेकंड, और उसका कितना कितना पावर है?
m का 1 है, किलोग्राम का पावर 1 है, l का 1 है, t का पावर -2 है। सिमिलरली जब आप दूसरे सिस्टम की बात कर रहे हो, m का और l का और t का पावर तो वही रहेगा जो डायमेंशन का होता है, तो आप दोनों का जो है ऊपर इकट्ठा पावर लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय में नीचे जो है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में लिखा है। तो समझ में आया सबको? आपको बोला है बेटा, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वैसे मैंने होमवर्क देना था आपको बट हम कर लेते हैं। कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग्स, ठीक है, 1 जूल से आपको अर्ग करना है। अब हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को, आपको सिंपली पता होना चाहिए N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 होता है। आपको जूल जो यूनिट है पता है एनर्जी की होती है, एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, ml² T-2 होते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है, N2 निकालना है, ठीक है। ये आपके पास CGS सिस्टम में होता है, ये SI सिस्टम में होता है। अब N2 क्या हो जाएगा आपके पास, N1 U1 बाय में कितना हो जाएगा, बाय में U2, ठीक है। अब देखिए N1 कितना है, 1 जूल को आपको कन्वर्ट करना है। अब बात करते हैं इसकी, ऐसे लिख लेना, ठीक है। U1 और U2 ऊपर ले लो M1, नीचे ले लो M2। U1 जो है यूनिट इन SI सिस्टम, जो एनर्जी के आप डायमेंशंस देखो, M का 1 पावर, L के 2 पावर, T का -2 पावर, तो M1 बाय L2 लिखो, L1 बाय L2 लिखो, T1 बाय में T2 लिखो, और जो इनका डायमेंशन का ओरिजिनल पावर है, इसका पूरे पे 1, इस पे 2 और इस पे -2, ठीक है। अब आपको पता है कि M1 L1 T1 जो था 1 जूल वाला, उसमें मास जो है वो किसमें होता है, जूल SI सिस्टम किलोग्राम में होता है, और M2 किसमें है, CGS सिस्टम में। यहाँ आप ग्राम लिखोगे, पावर 1, यहाँ आप क्या लिखोगे, L1 SI सिस्टम में मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, पावर कितनी लिखोगे, 2। दोनों में टाइम सेकंड में ही होता है, उसकी मुझे समस्या ही नहीं है, पावर लिखोगे -2। अब अगेन आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम आ गया 1000 ग्राम, बाय में ग्राम, यह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, बाय में सेंटीमीटर, यह आ जाएगा सेकंड, बाय में सेकंड, मतलब आपको यूनिट्स काट देनी है, ठीक है। तो ये कट गया, 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 तो ये कितना हो जाएगा, 10 का कितना पावर आ जाएगा, 3 तो ये होगी और 4 ये होगी, 7, यानी 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, 10⁻7 अर्ग्स है। समझ में आया कैसे कन्वर्ट करना है? अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो। बस ये इक्वेशन याद रखो, ठीक है। उसके बाद जो निकालना है, जैसे मान लीजिए आपने इधर क्या लिया है, इधर N1 U1 वाला जो लिया है, ये जूल वाला लिया है, लेट्स से आपने जूल लिया है, और ये N2 U2 वाला लिया है आपने, कौन सा, अर्ग्स वाला, CGS सिस्टम वाला। तो अब यहाँ से आपको N2 निकालना है कि भाई कितना अर्ग है, कितना अर्ग है, जो भी निकालना हो उसके हिसाब से चलना, हो सकता है आपको अर्ग दे रखा और जूल पूछ ले, तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू पुट करना है। फिर ये U जो है, ये U आता है डायमेंशन वाला, U क्या है, एनर्जी, ये जूल क्या है, एनर्जी, या यूनिट क्या है, जूल, यूनिट क्या है बेटा, जूल, और जूल यूनिट किसकी है, एनर्जी की। या तो आपको पता हो कि यूनिट क्या है, या आपको पता हो कि डायमेंशन क्या है एनर्जी का। तो डायमेंशन का उठाना है आपको, MLT, दोनों ही सिस्टम में M1 L1 T1 कर दो, M2 L2 T2 कर दो, जो पावर है आपके पास वो डायमेंशन वाली उठा के पुट करनी है। फिर इन यूनिट्स को काटना है, कैसे काटोगे, किलोग्राम और ग्राम को आप काट सकते हैं, आप कैसे काटोगे, किलोग्राम को 1000 ग्राम कर लो, मीटर को काट सकते हो कैसे, 100 सेंटीमीटर करके काट सकते हो, ठीक है, और सेकंड को सेकंड से काट ही सकते हो, ठीक है। होमवर्क बेटा आपको दे रखा है मैंने, आपको जो डीपीपी 6 डीपीपी दे रखे है ना, उसमें आप यूनिट कन्वर्जन वाला सेक्शन निकालना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स हैं, आराम से समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। आपको एक अंजलि, अभी आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा बेटा, अभी एक ही टॉपिक में बार बार नहीं बोल सकती। देखिए यहाँ पर इसका लेंथ मान लो कुछ भी, मान लो आपने मेजर किया 22.2 सेंटीमीटर, आपने ये लेंथ मेजर किया 22 सेंटीमीटर, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस कि 22.2 और 22.3 के बीच में कहीं कुछ मेजरमेंट आ रहा है। हो सकता है आपने थोड़ा सा जो है ज्यादा था लेकिन 22.2 कर लिया,
22.2 सेंटीमीटर और 22.3 सेंटीमीटर के बीच में पॉसिबल है ना। लास्ट का जो मेजरमेंट है उसमें चांस है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जो एक्यूरेट डिजिट्स हैं, जो एक्यूरेट डिजिट्स हैं जितनी भी, जो श्योर है आप क्या कि 22 तो है, 22 तो है, 2 भी है, आगे भी कुछ आ सकता था, जैसे हो सकता था 22.21, हो सकता था 20.22, ठीक है, हो सकता था 20.23 या 215 या 216, कितना भी मेजरमेंट हो सकता था। तो जो लास्ट की डाउटफुल डिजिट है इसको डिस्कशन में करना होता है हमको यहाँ पर, लास्ट डाउटफुल डिजिट्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, जो आप मेजर कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका नंबर, कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है समझ लीजिए उतना मोर एक्यूरेट मेजरमेंट है। जैसे अगर मैं 22.2 ना दिखा के मैं आपको दिखाती 22.215, कुछ ऐसे है, 2 से ज्यादा है पर 3 से कम है, ठीक है, तो मैंने इनका डिजिट्स का नंबर बढ़ा दिया ना। तो जो एक्यूरेट, जो आपको पता है कि इतना तो मेजरमेंट आएगा ही, उसका नंबर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उतना ही आपका क्या होगा, रिजल्ट जो है वो सही आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अभी देखो इसको हम रूल से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। रूल्स पढ़ते हैं। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं 2.123, 3.1, 3.123, तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो ये सारी नॉन जीरो है, तो इसमें कितना हो गया 4, इसमें कितना हो जाएगा 2, इसमें कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं 3.12345, इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होती है। समझ में आया, क्लियर है सबको। यानी कि इतना आप जितना सिग्निफिकेंट का नंबर बता रहे हो, समझ लो जितना ज्यादा नंबर करोगे ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, उतना आपका रिजल्ट एक्यूरेट हो रहा है। ओके, अब सेकंड आते हैं ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स कह लो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, लेट्स से 2002 कर दिया मैंने। तो जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है तो उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे, ठीक है। और बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या फिर आपको पता है कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रही है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। अभी बताती हूँ बेटा, रूल सुन लो एक बार, वो भी सिग्निफिकेंट हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे आपके पास अगर मान लो 4.01 है, ठीक है, या फिर आपके पास 2.001 है, आपको पता है क्या कि नॉन जीरो जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होती है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी और ये भी सिग्निफिकेंट होगी, और इनके बीच में जो जीरो ट्रैप्ड है, इनको ट्रैप्ड जीरो भी बोलते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। 1 2 3 4 हो गई। इसमें बता दो कितनी होगी, इसमें बताओ कितनी होगी। 4.01 में यस 3 हो जाएगी, वेरी गुड। इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें 4 हो गई। अगर मैं आपको कोई और नंबर भी दे दूं, लेट्स से 4.0001, इसमें कितनी होगी। आपको देखना है कि जो जीरोस हैं वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर ट्रैप्ड है तो आप उनको काउंट करते हैं। समझ में आया, क्लियर है सबको। अब अगले रूल पे चलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंडिंग जीरो, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स लूंगी, एक बार सारे रूल्स इकट्ठे सुन लो, क्योंकि अगर एक एक रूल पे ब्रेक करोगे ना तो फ्लो नहीं बनेगा। 7 से 8 रूल्स हैं, देन आई विल टेक योर प्रॉब्लम्स, क्लियर। अगले पे आ जाओ। एंडिंग जीरोस अगर डेसिमल के बाद में है, डेसिमल के बाद में और एंड में है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से अगर बताऊं 2.40, आखिर में बिल्कुल लास्ट की जो जीरोस है और पॉइंट के बाद अगर है, जैसे ये वाली जो जीरो ये पॉइंट के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होती है, ये सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है बेटा इसमें। अब मैं आपको नंबर देती हूँ 3.000, बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अभी बताती हूँ अर्पिता, दोबारा बताती हूँ।
एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। 3.00, यस, पॉइंट के बाद होनी चाहिए जीरो, और एंड में अगर है, पॉइंट के बाद है, एंड में, अब देखो पॉइंट के बाद है, नंबर तो कुछ है ही नहीं, एंड तो यही हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। चलो एक और देती हूँ, 2.300, इसमें बताओ कितना होगा, बताइए। वेरी गुड, 4 होगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली जीरो और एंड वाली जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं, और ये वाली जो जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आती है वो भी काउंट होती है। कौन सी काउंट नहीं होगी फिर? इनिशियल जीरोस काउंट नहीं होगी। इनिशियल जीरोस इनसिग्निफिकेंट होती हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं 0.0042, अब ये वाली जीरो क्या एंड में है, ये वाली जीरो देखो स्टार्टिंग में है, और इनसे पहले भी आपके पास कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है या कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। तो कोई नॉन जीरो नंबर होता तो मैं बोल देती ट्रैप्ड जीरो है, लेकिन अब यहाँ पर वो भी नहीं है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसके लिए? यस, 2। ठीक है, अच्छा ये बताओ 0.1020, इसमें कितना होगा? 0.1020, 4। यस, जो आप देखो ये वाली जीरो तो ट्रैप्ड है, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में ट्रैप्ड है, ये तो होगा ही होगा। ये वाला एंड जीरो है और पॉइंट के बाद वाले जीरोस में आ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 4। इनिशियल जीरोस नहीं काउंट होते, आखिर शुरुआत का जो जीरो है उसके इधर कोई नंबर होता तो मैं काउंट कर लेती, अदरवाइज मैं ये नहीं काउंट करूंगी। समझ में आया? तो 4 इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं पावर ऑफ 10। जैसे अगर मैं दे दूं 2.4 इंटू 10 का पावर 6, तो ये जो पावर में है ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होता, ये होता है यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है यहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको दूं 3.0 इंटू 10 टू द पावर 7, बताओ कितनी होंगी इसमें? एवरीवन, 2। यस, 10 टू द पावर 7 नहीं होगा, और ये जो जीरो है पॉइंट के बाद है और एंड जीरो है ही, तो ये आपके पास काउंट होगा, तो ये आ जाएगा आंसर 2। क्लियर सबको? अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। प्योर नंबर जैसे कि 3.14 पाई का जो वैल्यू है, कॉन्स्टेंट्स जो है, ठीक है, या मैं बोलूं कि आपके पास 6 बनानास, ऐसे भी अगर मैं कुछ बोल रही हूँ 5 बनानास, 5 एप्पल, 2 पेंसिल, कोई भी एक फिक्स नंबर अगर मैं बोल रही हूँ तो उसके लिए क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है? इनफाइनाइट, जो आपके डिफाइंड है। जैसे कि 3.14 पाई का वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है, तो इसके पीछे मैं जीरो तो कितनी भी लगा सकती हूँ ना, तो आप क्या बोलोगे कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल नंबर 7, चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 किलो 1000 ग्राम है, यूनिट बदल दी ना मैंने, यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 है। एक नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो नंबर क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पर कितनी होंगी? देखो, अगर जीरोस पॉइंट के बाद होती, एंडिंग जीरोस होती पॉइंट के बाद होती, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आती, लेकिन अब ये पॉइंट के बाद नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं आएगा। सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, कितना? 1। समझ में आया? तो यूनिट बदलने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने 2 किलोमीटर को क्या लिख दिया? 1000 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर लेट्स से, ठीक है, तो यहां पर मुझे बताओ कि कितना डिजिट सिग्निफिकेंट है? यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 ही होगा। क्लियर है सबको? लास्ट रूल, एंडिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, वो तो चलो मैंने बता भी दिया आपको, यहां से भी आपको समझ में आ गया ना। यूनिट बदली, जैसे जीरो आपके पास आई, यूनिट बदली, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदली, लेकिन यूनिट बदलने से कुछ जीरोस एंड में आ रही थी ना, नंबर के एंड में कोई भी जीरो, जैसे 2350 मैंने लिख दिया, तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 होगा। ठीक है, तो एंडिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, दिस समटाइम्स अराइजेस ड्यू टू चेंज ऑफ यूनिट। यूनिट चेंज करने की वजह से देखो एंड में जीरोस आ जाती है ना, तो वो हमारे पास नहीं आती, सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट होगा। तो मैं दोबारा से सारे रूल्स एक बार रिपीट कर रही हूँ। पहला रूल,
रूल नंबर 1, जितनी भी नॉन जीरो नंबर्स हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट, और नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर कोई जीरो ट्रैप्ड है ऑल आर सिग्निफिकेंट, जीरोस भी और नंबर भी। एंड में कोई जीरो आ रही है बट डेसिमल के बाद आ रही है, एंड में आ रही है, आपको देखना है कि जीरोस जो है वो डेसिमल के बाद होनी चाहिए, और एंड में अगर है तो दे आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, इनिशियली अगर जीरो है और उनसे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, जैसे 0.00 ये इनिशियल था, इनिशियल में सारे ही जीरो है, इनिशियल के सारे जीरो है अगर, तो वो भी काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर में। पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। प्योर नंबर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। आप यूनिट्स बदल रहे हैं, जीरोस आ जाती है उनकी वजह से, तो आखिरी की जो जीरो है वो डेसिमल के बाद होती तो काउंट हो जाती, लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। ठीक है, तो प्योर नंबर की भी अगर बात करें, मान लीजिए 2 3 5 7 0 दे दो, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो नहीं काउंट होगा। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? सारा समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। अब आप लोग ये कीजिए, सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, देन वी विल डिस्कस इट। सॉल्व इट। एट्थ रूल क्या है बेटा? एट्थ रूल भूमिका ये कह रहा है कि जैसे आप कब कोई भी प्योर नंबर है, जैसे कि 2 5 2500 एक नंबर है, तो उसके अंदर जो आखिरी की दो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती बेटा। अगर वो जीरोस पॉइंट के बाद होती तो मैं काउंट कर लेती, लेकिन सिंपली एक नंबर के पीछे की जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। कुछ बच्चों ने आंसर बताया है, 2 3 4। यस, पहले वाले में कितनी है? नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती है? नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती है? सारी सिग्निफिकेंट होती है, 2। यहाँ की अगर बात करें 6.40, एंडिंग जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद 3। 6.400 एंडिंग जीरो है डेसिमल के बाद, कितनी हो जाएगी? 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगी? 2 3 4। चलो अगले का बताओ। नेक्स्ट टेबल सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। यस, नॉन जीरो डिजिट से पहला बिल्कुल सही, 5। प्रियंका, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। अगले का बताइए, प्रियंका बताइए अभी। प्रियंका का आंसर नहीं है। यस, 5। 1 2 3 4 5। अगले का देखिए, इनिशियल जीरोस हैं वो काउंट नहीं होंगी। यस, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। 4100 प्योर नंबर के आखिरी के डिजिट्स काउंट नहीं होते, कितनी हो जाएगी? 2। 2.40 2.40 में 2.40 3 करेक्ट। आखिरी में है डिजिट, अगर जीरो तो काउंट होता है और नॉन जीरो तो होता ही है। इसमें कितना हो जाएगा? ये पावर वाला तो आएगा ही नहीं, इसके कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब आपको रूल सारे समझ में आ गए हैं। नहीं अर्पिता, 2 कैसे होएगा बेटा? 3 होगा ना। पॉइंट देखो, नॉन जीरो तो काउंट होने ही होने हैं, और जो जीरो है वो डेसिमल के बाद है और इन दी एंड है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा? टोटल 3। ठीक है, तो ये थी कहानी सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, आपको एक नंबर दे देंगे, पूछ लेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बस। इंटरेस्टिंग था ना, और स्कोरिंग भी है, कोई क्वेश्चन आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंट, देखो यही वाला नंबर, अगर ये वाला नंबर है, 3 आपको दिखा रखे ना, 6.4 6.40 6.400, अगर आप इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे आपने मेजरमेंट किया, आपने एक लेंथ 6.4 तक मेजर करके छोड़ दिया, बट आगे भी आपने चेक किया, मान लीजिए तो जीरो ही आ रहा है, आगे आपने और चेक किया जीरो ही आ रहा है, कोई चीज भी कुछ भी कर रहे हैं अगर आप मान लीजिए एक्सपेरिमेंट, तो जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप दिखा रहे हैं, योर रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट। कहने की बात ये होती है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल होता है प्रॉपर नेक्स्ट टॉपिक में, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ डेफिनेशंस बहुत दे रखी किताबों में, हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया ना कि इतने डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो, तो आपको उतना डिजिट्स रिटेन करना है, बाकी को ड्रॉप करना है। जैसे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां तक आ जाती है? 2.4 तक आ जाती है। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ करते हैं, ये 2.4 तक आ गया, इसमें कितनी आ जाएगी? 2.2।
दो डिजिट्स, दो नॉन जीरो नंबर, शुरुआत से लेफ्ट से राइट आप लेंगे, दो आगे। अब राउंड ऑफ करते हैं। अगर आपके पास ये जो नंबर है यहीं तक रखना है आपको, है ना, तो इस नंबर के बाद वाला जो नंबर है अगर वो बड़ा है 5 से, जैसे अगर आपके पास जो नंबर है 3 लेस देन 5 है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2.4 ही रह जाएगा। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, जैसे 6 आपका 5 से बड़ा है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। तो कहने का बात क्या है कि जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो एक नंबर पहले वाले का बढ़ा दो, अगर 5 से छोटा है तो उतना ही छोड़ना है। समझ में आया? अगर मैं आपको कोई और भी नंबर दे दूं, लेट्स से मैं दे दूं 3.37, मैं आपको पूछ रही हूँ क्या, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो, तो कितना हो जाएगा? 5 का अगला रूल है बेटा, अगला रूल 5 का ही है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां तक आपको करना है, ये नंबर 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3.4। अब आते हैं 5 पे। अगर कहानी ऐसे हो जाए कि नंबर जो है 5 ही हो अगला, तो क्या करें? जैसे कि ये तीनों केसेस हैं, इनमें आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है, तो 2.2 तक काउंट करेंगे पहले तो, फिर उसके बाद देखेंगे। उसके बाद अगर नंबर 5 से बड़ा 5 से छोटा, तो ऊपर वाला स्टोरी हो जाएगा। अगर 5 ही है तो इसके 3 केसेस बनेंगे। पहला केस, अगर 5 के बाद जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, इसके बाद यानी 5 के बाद अगर आपके पास नॉन जीरो नंबर है कुछ भी, ठीक है, अदर देन 0 एंड ब्लैंक, मतलब इसके आगे 0 नहीं होना चाहिए, 5 के आगे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो नंबर होना चाहिए इस 5 के बाद। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 2.3 हो जाएगा। 2.3 कुछ भी हो, 7 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, कुछ भी, छोटा बड़ा कुछ नहीं चलेगा, बस 5 के आगे एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो नंबर है इसमें 1 बढ़ जाएगा। ये तो हो गया केस नंबर 1। ठीक है, दूसरा केस, अगर 5 के आगे कुछ है ही नहीं या 5 के आगे 0 लिखा हुआ है, ये देखो आ गए ना हम 0 पे, आप पेशेंस तो रखो, सारी चीजें करेंगे हम लोग। अगर आपके पास क्या हो गया, 5 के बाद कुछ भी नहीं है और 5 के बाद या तो 0 है, और आपको बोला कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करो, तो 2 तो यहीं तक हो गया, ये हो गया ना, 2 तक यहीं तक हो गया। अब 5 के बाद या तो ब्लैंक है या 0 है, तो आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहला, अगर ये जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ नंबर जो है, राउंड ऑफ जिस नंबर का कर रहे हो, जिस नंबर का करोगे, अगर वो आपके पास इवन है तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और अगर वो आपके पास ऑड है तो +1 हो जाएगा। जैसे कि अगर 5 के बाद कुछ नहीं था या 5 के बाद 0 का केस अगर है, तो इससे पहले जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो इवन नंबर है, तो वो एज इट इज रहेगा। ये इवन नंबर है, ये भी एज इट इज रहेगा। ये एक ऑड नंबर है, ये कितना हो जाएगा, 2.4। ये एक ऑड नंबर है, कितना हो जाएगा, 2.4। समझ में आया? If the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is increased by 1. If the digit to be dropped is 5, then the preceding digit will be increased by 1 if the preceding digit is even. नहीं, if the preceding digit is odd, और preceding digit will be remain as it is अगर वो even है। समझ में आया? क्लियर? ऐसा क्यों? These are the rules, ठीक है, जो आपके लिए डिफाइन किए गए ताकि आपकी मेजरमेंट्स करेक्ट रहे। यस, अगला देखिए, 5 के तीनों रूल समझ में आ गए ना, कि 5 के अगर मान लो मैंने जिस भी नंबर को राउंड ऑफ करना है, मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, चलो 2.345, आगे लिख दो 1, तो मैं बोलूँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, यानी यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे सबसे पहले। इसके बाद 5 अगर लिखा है, 5 से बड़ा 5 से छोटा होता तो कहानी सिंपल थी। अगर 5 है तो 5 के बाद अगर कुछ नॉन जीरो नंबर रखा है तो इससे पहले वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा, 2.35 हो जाएगा, और यहीं पर अगर मैं 0 कर दूं तो ये क्या रहता, 2.34 ही रहता, क्योंकि वो एक इवन नंबर हो गया। क्लियर हो गया सबको? अब ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है,
धीरे धीरे समझाएं बेटा, धीरे धीरे समझाते हैं। आप मेरी जो रिकॉर्डेड वीडियो ना उसको स्लो डाउन करके देख लेना, ऐसे ऐसे आएगा 0.04। ठीक है प्रियंका, बाकी आई विल ट्राई। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको करना, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बस 2 रूल्स और रह गए हैं, इनको और सुन लो आप। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को, जैसे 6.4 और 0.2 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 1.28। अब आपको लिखने का एक तरीका, आपको कितना सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें रखना है जो इन दोनों नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो आपको आपके आंसर के अंदर रखना है। जैसे अगर 6.4 0.2, इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें कितना हो जाएगा 1, तो आपके आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, यानी आपको एक ही रखना है। अब ये राउंड ऑफ होगा या नहीं होगा देख लो। इसके बाद वाला नंबर जो है वो 5 से छोटा है तो आपको एज इट इज ही रखना है 1। ठीक है, अब 36.48 बाई 12, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये, कैलकुलेटर निकालो जरा। 36.48 बाय में 12, 3.04, यस 3.04। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल था वही डिवीजन का रूल है कि इन दोनों नंबर में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट आपको आंसर के अंदर रखना है। तो इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 2 है, तो आपको आंसर में 2 ही रखना है। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है या नहीं है, 0 भी है क्योंकि वो एक ट्रैप्ड डिजिट है, ट्रैप्ड 0 है, तो 3.0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब इसके बाद वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है तो आपको 3.0 ही रखना है। समझ में आ गया, क्लियर। अब ये तो कहानी थी कि जो सबसे कम इन दोनों में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है उतना ही आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। जैसे अगर मैं इसको ऐड करूं 2.42, 1.32, 0.2, तो हो जाएगा 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9.3.94 आंसर आ गया, राइट। अब इसमें हम कितना आंसर करें, इसमें आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे इसमें तो मैं टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट चेक कर रही थी ना, इसमें आपको देखना है कि पॉइंट के बाद किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो आपको आंसर में क्या रखना है, 1 रखना है। तो आपको आंसर में अगर एक किस में रखना है, पॉइंट के बाद जो आपको मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि पॉइंट के बाद किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है उतना ही आपको पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है। तो 3 को नहीं छेड़ना, अभी 3 तो रखना ही है, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट आपको रखना है, तो 3.9 हो जाएगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। आई विल रिपीट इट अगेन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ऊपर वाले में तो हम ये चेक करते हैं कि किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है उतना आंसर में कर दो, टोटल की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या करना है कि पॉइंट के बाद चेक करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद आपको चेक करना है कि किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, और पॉइंट के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है, कम वाला। अब जैसे आप लोग सॉल्व करो ये वाला 14.5, 3.28, 0.123, ये सभी बच्चे सॉल्व कीजिए जरा। ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया ऊपर कैरी, 5, 6, 7, 8, 9, ये पॉइंट आ गया, 4 और 3 कितना हो गया 7, 17.903, यही आ रहा ना। अब इसमें आपको देखना है, देखो पॉइंट के बाद इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो पॉइंट के बाद हमको कितना रखना पड़ेगा, 1 ही रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 17.9 इज योर आंसर। क्लियर, चलो ये वाला टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करके आना। आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के रूल्स हमने कर लिए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कर लिए हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। ये अभी तक का सबसे इजी और इंटरेस्टिंग और सॉल्विंग और सब बढ़िया मस्त। अच्छा ये भी आप देखो, स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी आपको। एक इसका ले लो,
हाँ जी बेटा, डिडक्शन ऑफ न्यू फॉर्मूला हो गया। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में आज क्वेश्चन कराए, वो एक फॉर्मूला ही तो निकाला था हम लोगों ने। फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी अलग थी, एमएलटी की बजाय कुछ और थी। वैसे ही आपके पास डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे बेटा जी, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी नेक्स्ट क्लास है 8:30, सो आई हैव टू लीव नाउ। तो मैंने आपको अगला टॉपिक बता दिया। जिन भी बच्चों को मेरे साथ फॉलो करने में दिक्कत आ रहा है या स्पीड का दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको टॉपिक बताऊंगी और आप वो पढ़ के आएंगे अपने आप घर से, सो दैट आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी पिकअप कर सके, ठीक है।